नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ना सिर्फ एक प्रांत बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश की तकदीर बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1905 के बंगाल विभाजन की। और ये सिर्फ यूं ही नक्शे पर एक लकीर खींच देने की कहानी नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा गहरा था इसका मतलब। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर प्रांत को दो टुकड़ों में बांटना पड़ा। बस इसी एक सवाल के जवाब में आप देखेंगे पूरी कहानी छुपी हुई है। अच्छा, इस विभाजन की वजह को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल था कैसा आखिर। एक नंबर पे नजर डालते हैं, लगभग 7 करोड़ 80 लाख। ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी की आबादी उस वक्त। मतलब उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, सिर्फ आबादी में ही नहीं बल्कि एरिया में भी। आप अंदाजा लगाइए, इसमें आज का बिहार, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश शामिल था। कितना विशाल रहा होगा। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं थी, बंगाल से बड़ा नहीं था। वो असल में भारतीय राष्ट्रवाद का कह लीजिए गढ़ था, एक किला। यहीं से राजनीतिक और बौद्धिक चेतना की लहर उठ रही थी। देश की आज़ादी की सबसे बुलंद आवाजें यहीं से आ रही थीं। और बस यही बात अंग्रेजों की आंखों में बुरी तरह खटक रही। तो इस उठती हुई राष्ट्रवादी आवाज को दबाने के लिए, उसे कुचलने के लिए उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन एक प्लान लेकर आए। और यह प्लान अंग्रेजों की बहुत ही पुरानी और आजमाई हुई पॉलिसी पर टिका था, बांटो और राज करो। अब देखिए, अंग्रेजों ने दुनिया को क्या बताया। उन्होंने एक बड़ी सीधी साधी वजह दी। कहा गया कि वही बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, इसको चलाना, इस पर शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए इसे बांट रहे हैं। ये थी ऑफिशियल कहानी। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। असली मकसद था राष्ट्रवाद के इस किले को तोड़ना और सबसे खतरनाक, हिंदू मुस्लिम एकता के बीच एक दीवार खड़ी करना। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने खुद जो कहा उससे उनके इरादे आईने की तरह साफ हो जाते हैं। ये बयान ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं था। नहीं, ये तो भारतीय एकता की जड़ पर हमला करने की एक सोची समझी बहुत ही शातिर राजनीतिक चाल थी। तो अंग्रेजों ने तो अपना प्लान लागू कर दिया, लेकिन शायद उन्होंने एक चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। वो ये कि इसके जवाब में जो रिएक्शन आएगा, जो जनता की प्रतिक्रिया होगी, वो कितनी जबरदस्त, कितनी एकजुट होगी। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। जुलाई 1905 में ऐलान हुआ और अक्टूबर आते आते तो विभाजन लागू भी हो गया। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1905, एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। पूरे बंगाल में उस दिन शोक दिवस मनाया गया। ये जो बंटवारा था ना, ये बहुत ही चालाकी से किया गया था। धर्म के आधार पर एक नया प्रांत बना दिया गया, पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। मकसद साफ था, दोनों समुदायों के बीच एक राजनीतिक दूरी पैदा करना। लेकिन अंग्रेजों ने जो सोचा था, हुआ उसका ठीक उल्टा। बंगाल की सड़कें विरोध से गूंज उठीं। लोगों ने धर्म के नाम पर बंटने से साफ इनकार कर दिया, और जो एकता दिखाई वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इसी विरोध की आग से एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही क्रिएटिव आंदोलन का जन्म हुआ। एक ऐसा आंदोलन जिसे आज हम सब स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था। स्वदेशी, इसका मतलब बहुत सीधा और सरल था, अपने देश का। यानी विदेशी सामान, खासतौर पर ब्रिटिश सामान, उसका पूरी तरह से बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ। इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर थे। पहला तो था बॉयकॉट, विदेशी सामानों का बहिष्कार, ताकि ब्रिटिश इकोनॉमी को चोट पहुंचे। दूसरा प्रमोशन, यानी अपने देश के कारखानों को, अपने हथकरघों को बढ़ावा देना, ताकि हम खुद मजबूत हों। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था नेशनल एजुकेशन, ऐसे स्कूल और कॉलेज खोलना जो ब्रिटिश कंट्रोल से आज़ाद हों और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो सोच से, अपने हुनर से आत्मनिर्भर हो। तो समझने वाली बात यह है कि स्वदेशी आंदोलन ने सिर्फ नहीं कहना नहीं सिखाया, उसने विरोध को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी। ये सिर्फ किसी चीज को नकारना नहीं था, बल्कि अपने देश को अपने हाथों से बनाने का एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसने लोगों के अंदर जबरदस्त राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक आजादी की एक नई भावना जगा दी। अब इतने बड़े पैमाने पर और इतने सालों तक लगातार जो ये विरोध चला, जो स्वदेशी आंदोलन की आग फैली, उसका असर तो होना ही था, और हुआ भी। पूरे 6 साल, 6 साल के जबरदस्त और लगातार विरोध के बाद आखिर वो साल आया 1911, जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा।
ये भारतीय लोगों की एकता की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। इसने एक बात साफ कर दी कि जब लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। वाकई भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। एक सवाल है जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। हाँ, 1911 में बंगाल फिर से एक हो गया, लेकिन बांटो और राज करो की उस नीति ने हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो शक की एक दरार पैदा कर दी थी, क्या वो दरार कभी पूरी तरह से भर पाई? क्या 1905 में जो बंटवारे के बीज बोए गए थे, कहीं उन्हीं की फसल 42 साल बाद 1947 के विभाजन के रूप में तो नहीं काटी गई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।